हल्दी रोग धान में लग जाता है तो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनता है, क्योंकि जब धान पककर तैयार होने वाला है उस टाइम पर यह हल्दी रोग नुकसान पहुंचाता है और 2 से 45% तक भी धान को प्रभावित करता है, जिससे गुणवत्ता, क्वालिटी, उत्पादन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। बहुत से किसान भाइयों का इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि इतनी गुणवत्ता, क्वालिटी खराब हो जाती है कि मार्केट में बेचने को जाते हैं तो कोई खरीदार ही तैयार नहीं होता है। तो इससे हम बचाव के उपाय कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे, जिससे दोस्तों अगर आपके खेत में धान लगा हुआ है तो आसानी से आप अपने खेत में हल्दी रोग लगने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर रोग आपके खेत में लग गया तो कोई भी दवा डाल दो, कितनी भी महंगी महंगी कुछ भी उपाय कर लो, रोग खत्म होने वाला नहीं है। रुक सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप इससे बचाव कर पाओगे। किसान भाइयों, जानकारी देने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से किसान भाई वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दूसरे किसानों तक शेयर भी कर दिया करो, जिससे जो है हम और भी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है आप तक एक लाभ पहुंचना, ना कि उल्टी सीधी जानकारी देना। तो आज जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आपको पता ही है कि बालियां निकल जाने के बाद जो हल्दी रोग की समस्या है वो किसान भाइयों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और इससे अगर आप बचाव कर लेते हो तो अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी का धान आपका तैयार होगा और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि हल्दी रोग लग जाने से 2 से 45% तक धान प्रभावित होता है, गुणवत्ता प्रभावित होती है, और जिस धान में लग जाता है उस धान को भी ये नुकसान पहुंचाता है, तो उत्पादन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। अब किसान भाइयों, हल्दी रोग से बचाव के उपाय आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, शुरुआत से अगर हम समझें तो बहुत सी ऐसी वैरायटियां होती हैं जिसमें पहले से हल्दी रोग लगा। हाइब्रिड में ज़्यादातर नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है, उसके पीछे का कारण भी आगे हम जानेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत से बात करते हैं। तो हल्दी रोग कुछ वैरायटियां होती हैं, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा रोग लगता है, या कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें पहले से ही ये फंगस मौजूद होता है। तो जब हम नर्सरी डालते हैं तो बिना उपचारित किए ही नर्सरी डाल देते हैं, जिससे हल्दी रोग उस खेत में आएगा ही आएगा। तो आपको उपचारित करके जरूर नर्सरी डालना है, जिससे हल्दी रोग से बचाव काफ़ी हद तक हो पाएगा। उसके बाद जब नर्सरी की रोपाई करते हैं तो नर्सरी की रोपाई करने के पहले भी जो है आपको नर्सरी को उपचारित जरूर कर लेना है। उपचारित आसानी से आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम 50%, इस तरीके की जो सस्ती दवाएं आती हैं इनसे आप आराम से उपचारित कर सकते हो, और काफ़ी हद तक दूसरे फफूंदजनित जो बीमारियां होती उनसे भी बचाव कर लेता है। तो इसलिए उपचारित करना है, और ऐसी वैरायटियों की बुआई नहीं करना है जिसमें जो है ये इस तरीके का फंगस ज़्यादा अटैक करता है। तीसरी चीज़ मैं तो कहता हूं कि देसी वैरायटियों को अगर आप बुआई करोगे तो इस तरीके की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप हाइब्रिड किस्में लगाते हो तो उसमें इसका आने का ज़्यादा कारण कैसे बनता है। देखिए, अभी तक क्या होता था, जो जल्दी पकने वाली वैरायटियाँ थी उसमें हल्दी रोग की समस्या नहीं देखने को मिलती थी, या 1-2 पौधों में देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने देखा है कि जिन खेतों में अभी मेरे पास के खेतों में बालियाँ पक चुकी हैं, पकने वाली हैं, उसमें भी हल्दी रोग 10 से 15% खेत में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यही होता है कि धीरे धीरे रोग ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लेट जब भी वैरायटी पकती थी तो उस टाइम पर क्या होता था, टेम्परेचर डाउन होता था, उमस बढ़ती थी, पत्तियां भीगी रहती थी, नमी अधिक होती थी, जिसके कारण ये फफूंद बीमारी जो है ज़्यादा अटैक करती थी, ज़्यादा फैलती थी। तो लेट वाले धानों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती थी, और अब इस बार पहले ही देखने को मिल रही है, जिसके पीछे वातावरण भी जिम्मेदार रहता है। तो वातावरण में तो आप फेरबदल नहीं कर सकते हो, लेकिन बचाव के उपाय तो आप कर सकते हो। एक सबसे बढ़िया आपको काम करना है कि बहुत से किसान भाई आज के समय में क्या है कि नाइट्रोजन यानी खेत हरा भरा दिखे, बहुत अधिक हरा भरा दिखे, उसके कारण नाइट्रोजन यानी यूरिया को भर भर के अपने खेत में डालते हैं। तो ये काम दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस वैरायटी के लिए जितनी यूरिया संतुलित की गई है
उतनी ही यूरिया डालनी है, उससे ज़्यादा यूरिया नहीं डालनी है। बहुत से किसान भाई एक और गलती करते हैं, जब बालियाँ निकलने का टाइम होता उस टाइम पर यूरिया डालते हैं। उस टाइम पर यूरिया डालने से नाइट्रोजन की मात्रा पौधों को ज़्यादा मिल जाती है, जिससे ये फंगस और भी ज़्यादा अटैक करता है। तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल यूरिया नहीं डालनी है। अगर आपके खेत में यूरिया नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ रही है तो बालियाँ निकलने के पहले आप स्प्रे कर दीजिए, बेटर रहेगा मिट्टी में यूरिया डालना, क्योंकि मिट्टी में यूरिया डालते हो तो समस्या अधिक देखने को मिलती है। ये दोस्तों रियल फैक्ट है, और अगर आप नहीं अपनाते हो तो समस्या आपके खेत में आनी ही आनी है। अब अगर आपके खेत में पिछले वर्ष जिसमें धान लगाया था उसमें हल्दी रोग लगा था तो उस खेत में तो आपको ज़रूर स्प्रे करना है। बाकी ये देखो, ये हाइब्रिड प्रजातियां लगा रखी हैं और पौधे अधिक हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, तो उन खेतों में भी आपको कंडुआ यानी हल्दी रोग से बचाव के लिए दवाओं को स्प्रे करना है। स्प्रे दोस्तों आपको ऐसे टाइम पर करना है कि जब बालियां निकलने वाली हों, यानी गबोड़ अवस्था तक आपको दवा को स्प्रे कर देना है। बाली निकल जाने के बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, माइनस आपको फर्क दिखाई पड़ता है, कुछ हद तक बचाव हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंगस अपना काम करना चालू कर देती है, जो आपको तुरंत नहीं दिखाई पड़ती है और बाद में आपको पता चलता है कि दवा डालने के बाद भी फंगस यानी कंडुआ रोग लग चुका है। तो बाली जब निकलने वाली होती है उस टाइम पर या उसके पहले आप डाल सकते हो। दो ही दवाएं जो है अच्छे से काम करती हैं, तो इसमें से कोई एक दवा ले सकते हो। देखिए, एक तो टिबकोनाजोल हल्दी रोग से बचाव के लिए काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ साथ जो शीत ब्लाइट है, लीफ ब्लाइट है और नेक ब्लाइट है, इस तरीके की जो समस्या इस टाइम पर आती है उस पे भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो टिबकोनाजोल आप 25% की दवा ले लीजिए, और इसकी 500 ml मात्रा, जो 25% WP की आती है, 500 ml मात्रा प्रति एकड़ आपको स्प्रे करना है। इसमें पानी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि फंगस पता नहीं कहाँ पौधे के किस कोने में छिपा हो, तो इसलिए स्टिकर आप यूज कर लीजिए, और पानी की मात्रा 250 से 300 लीटर लीजिए। स्प्रे पंप अगर आपके पास ट्रैक्टर वाली है तो बहुत बेटर ऑप्शन है, उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा लगती है और ऊपर से नीचे तक पौधा पूरा भीग जाना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगी। नहीं तो दवाएं डालने के बाद यदि कहीं पर भी फंगस रह जाता है, छूट जाता है, तो बाद में का लक्षण आपको अपने फसल में देखने को मिलता है। दूसरी दवा नटेओ के नाम से आपको मिलती है, नटेओ 75D। इसमें टिबकोनाजोल 50% होता है और ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन जो होती है वो 25% होती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी 300 ग्राम मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दोगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हल्दी रोग के अतिरिक्त जो दूसरी इस टाइम पर फंगस लगते हैं उनसे भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि बाली निकलने के पहले पहले इन दवाओं को आप अपने खेत में स्प्रे कर देंगे। अगर बाली निकलने के बाद स्प्रे करते हो तो इसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट पहली बार देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपके खेत में 1-2 पौधों पर लक्षण दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं तब आप दवाओं को कितनी भी डाल लो, बचाव हल्दी रोग से नहीं हो पाता है। उम्मीद करता हूँ अगर आप हल्दी रोग से समस्या से परेशान थे तो इस तरीके को आप अपना करके आसानी से हल्दी रोग से बचाव अपने धान की फसल में कर पाएंगे। और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो तो आप अभी देख रहे हो, रिजल्ट आएंगे तब उसके बाद आकर के, और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी आपके द्वारा किए गए कमेंट से जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।